हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि कल की डेट में मैगजीन लॉन्च हुई, वो जनवरी महीने की थी और अथक प्रयास से जो है उसे फॉर्म किया गया है, एडिट किया गया है और बेसिकली उसकी फॉर्मेटिंग करने में काफ़ी टाइम लगा। तो ये फरवरी वाली मैगज़ीन का यहाँ पर जो है प्रीफेस है। सेम उसी तरह से मैगजीन है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। जो भी चेंज है वो आप लोग खुद ऑब्जर्व करिएगा और बताइएगा कि मैगजीन कैसी लगी, ठीक है। तो डायरेक्टली न्यूज़ पे आते हैं और कवर करना स्टार्ट करते हैं फरवरी की मैगज़ीन को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं 500 क्वेश्चन कवर कर रहा था कि पीडीएफ के लिए कोई परेशान नहीं होगा, पीडीएफ हमेशा लेक्चर के बाद में दिया जाएगा। यानी कि जब मैंने 500 क्वेश्चन कवर कर रहा था आई दृष्टि का, तो मैंने कहा कि 100 क्वेश्चंस के बाद पीडीएफ दूंगा। इसी तरह मैगजीन वाले में मैंने कहा था कि जब पूरी मैगजीन 2.5 या 3 घंटे में कवर करता हूँ मैं, तो जब उसे कवर कर लूँगा तो दूंगा। सेम वही फरवरी की मैगजीन के साथ है कि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो आपका यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस करके है। आप ये सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। इस चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब ये मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लूँगा 2.5 घंटे का। यानी कि हो सकता है कि एक एक और आधे घंटे का लेक्चर हो, या फिर 45-45 मिनट करके 3 लेक्चर्स हो। जो भी होगा उस हिसाब से आपको ये मैगजीन तीसरे दिन या चौथे दिन, जितने दिन में भी लेक्चर कंप्लीट होता है, प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सर्च कहाँ करना है? तो यूपीएससी हिंदी का जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे और मंथली मैगजीन आप लोग सर्च कर लेंगे। चलिए, तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, स्वदेश दर्शन स्कीम। तो स्वदेश दर्शन स्कीम बेसिकली एक पुरानी स्कीम है। देखिए, ये मैगजीन जो है अभी इंग्लिश में बनाई गई है, इसका हिंदी वर्जन भी मिलेगा। तो बिल्कुल किसी को परेशान नहीं होना है कि सर हिंदी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक। मैं ये इस चीज़ को बार बार नहीं बोल सकता। आशा करता हूँ कि स्टार्टिंग का 1 मिनट 50 सेकंड जिसने सुना होगा उसे ये समझ में आ रहा होगा कि इसकी हिंदी वर्जन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो नाम है स्कीम का स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम अभी की स्कीम नहीं है दोस्तों, ये है स्कीम आपकी 2015 की, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था। ये चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन है। अभी क्या है कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, जिसको SD 2.0 कह रहे हैं, स्वदेश दर्शन 2.0, उसमें अजंता और एलोरा को भी शामिल कर लिया गया है। स्कीम का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको थोड़ा सा टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए, वहाँ ठहराव के लिए चीज़ें डेवलप की जाएँ, थोड़ा क्लीनिनेस का ध्यान रखा जाए। और ये स्कीम जो है टोटली सेंट्रली फंडेड है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है 100%, ठीक है। एक बार देख लेते हैं स्वदेश दर्शन 2.0 क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक रिवैम्प किया है स्वदेश दर्शन स्कीम को, स्वदेश दर्शन 2.0 से या 2.0 से। ये क्या करता है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा, रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करेगा जो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट है उनको। एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देगा, टूरिज्म सर्विसेज पर ध्यान देगा, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट करेगा, प्रमोशन करेगा, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको भी शामिल किया जाएगा कि आप भी ठीक तरह से डेवलप कर लें। तो इस तरह की जो भी पार्टनरशिप होती है उसको बोलते हैं PPP मॉडल, और PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को डेवलप करेंगे, ठीक है। जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की जब इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे सरकार के पास ना हर क्षेत्र में बजट वो एलोकेट कर पाए, ये जरूरी नहीं है। सरकार के पास बजटीय थोड़ा सा घाटा होता है। तो कुछ जरूरी सेक्टर्स जो हमारे होते हैं, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है उनको पे ऑफ करना है, बहुत सारा पेंशन देती है उसको करना है, कुछ कर्ज लिया है उसे पे ऑफ करना है, वापस करना है, कहने का मतलब है। तो हर सेक्टर में ध्यान नहीं दे सकती, लेकिन टूरिज्म का एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो उसके लिए प्राइवेट कंपनीज को ऑफर देकर के सामने लाना और फिर उसके साथ टाई अप करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है। कि कुछ गवर्नमेंट उसमें रूल्स देगी, कुछ डायरेक्शंस देगी, उस हिसाब से प्राइवेट कंपनियां उसको डेवलप करेंगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग के दिनों में प्राइवेट कंपनियां वहां से जो भी टैक्सेस होते हैं या टिकट्स लग रहे हैं उसके पैसे प्राइवेट कंपनियां लें, ठीक है। जैसा कि अक्सर 2-3 मॉडल है PPP के, वो कभी मैं आपको बाकी डिस्कस कर दूंगा। अभी इसके बारे में आप बस जान जाइए। अजंता एलोरा के बारे में जानते हैं। तो अजंता एलोरा केव्स है, आपको ही पता है, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। बात करें अजंता केव्स की, तो इसमें 29 जो है टोटल केव्स हैं और 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 6th सेंचुरी AD तक की केव्स इसमें आएंगी। एलोरा केव्स जो है इससे ज़्यादा स्प्रेड आउट है, टोटल 34 केव है। दूसरा जो डिफरेंस है इसमें कि ये जो केव्स है एलोरा की, वो 6th सेंचुरी AD से लेकर के 11th सेंचुरी AD तक आएंगी, यानी कि 11वीं शताब्दी तक आएंगी, 6ठी शताब्दी से शुरू होकर के। तो अजंता एलोरा में
एक डिफरेंस यहाँ पर। तो दोस्तों अजंता में मैंने बताया कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 6th सेंचुरी AD तक, ठीक है। एलोरा में बताया कि 6th सेंचुरी AD से लेकर के 11th सेंचुरी AD तक, ठीक है, यानी कि 11वीं शताब्दी तक। आगे कहता है कि एक में कितनी केव्स है, तो एक में 29 केव्स है अजंता में। एलोरा में कितनी केव्स है, ज़्यादा केव्स है, यानी कि ए के बाद ई आता है, तो इस तरह से समझ लेना है कि बढ़ते हुए क्रम में पहले तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी तक अजंता होगा और 29 केव्स होंगी, और एलोरा में सिमिलरली 6 से 6वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक बना और इसका जो निर्माण कार्य हुआ। और दूसरी चीज़ किसमें 34 केव्स होंगी। जो अजंता होगा वो लोकली जो है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि पूरी तरह से फोकस है आपके बुद्धिज़्म पर, ठीक। वहीं आपका जो एलोरा है उसमें तीनों चीज़ें मिलती हैं, जैनिज्म मिलता है, बुद्धिज़्म मिलता है और हिंदुइज्म मिलता है। तीनों चीज़ कह सकते हो कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो एलोरा और अजंता के एक डिफरेंस और मैंने यहाँ पर बता दिया। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा जो है वो काफ़ी फेमस है, सबको पता होगा कि रॉक कट टेम्पल है और मोनोलिथ टाइप का है, कि मतलब एक ही रॉक में से कट के बना हुआ है, जो कि आर्किटेक्चरल मार्वल कहलाता है, यानी कि एक तरह का आश्चर्य है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है विश्व में, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज कार्व्ड वर्टिकली फ्रॉम द सिंगल रॉक। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे एग्जैक्टली तो वो वाला नहीं दिखा रहा है जो आपका शिव मंदिर है, लेकिन आप लोग इसको इंटरनेट पर देख सकते हैं कैलाश मंदिर को। अगला है AICTE से रिलेटेड एक न्यूज़ है, बहुत छोटी सी स्कीम चला रखी है, उसके बारे में बस स्कीम याद रखने के लिए ये चीज़ दी हुई है। एक्चुअली है क्या कि सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन अब्रॉड, कि बाहर जो कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो जानते होंगे कि AICTE मान्यता देती है इंजीनियरिंग संस्थानों को, तो उसने इंट्रोड्यूस किया है एक स्कीम, सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स अब्रॉड। स्कीम का नाम है SSPCA, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि किसने लॉन्च किया, AICTE ने लॉन्च किया, जो कि टेक्निकल एजुकेशन का एक तरह से कह सकते हैं कि अपेक्स इंस्टीट्यूट है या हेड इंस्टीट्यूट है। ये ऐसे तो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1945 में एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर, लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1987 में, ठीक है। हिंदी में नाम होता है इसका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर अल्ट्रा कोल्ड एटम्स के बारे में है। कह रहा है कि दीज एटम्स हुज टेम्परेचर इज क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब होता है 0 केल्विन, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और इसको जो है ओके नहीं लिखा है दोस्तों, ये एक सेकेंड, 0 डिग्री लगा दे रहा हूँ केल्विन, ठीक है, हालांकि डायरेक्टली लिखा जाता है लेकिन मैं डिग्री लगा दे रहा हूँ, या आप इसको लिख सकते हो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये चीज़ जो है एब्सोल्यूट जीरो कहलाती है। उस पर जो एटम्स होंगे वो अल्ट्रा कोल्ड एटम्स बोले जा रहे हैं। एट लो टेम्परेचर स्केल नियर एब्सोल्यूट जीरो न्यूक्लियर फिजिक्स फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स रादर देन क्लासिकल फिजिक्स। जो भी हम लोग जनरली फिजिक्स पढ़ते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स होती है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए और एब्सोल्यूट जीरो के नज़दीक आ जाए, या एग्जैक्टली एब्सोल्यूट जीरो आ जाए, तो ऐसे एटम्स को अल्ट्रा कोल्ड एटम्स बोलेंगे। और इस पर जो है फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के कंसेप्ट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। सारे कंसेप्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेन कर पाओ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए उस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए, और शायद वो ऐसी सिचुएशन होगी कि पूरी अर्थ आपकी 0 डिग्री केल्विन पर आ जाए, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आइंस्टीन और बोस के नाम पर एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था ऐसा माना जाता है कि ये जो है 0 केल्विन अटेन कर सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं आज की क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है फरवरी महीने की कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, उसने प्लान किया है 3,693 करोड़ रुपए जो है राइट इशू के जरिए जुटाने का। एक्सक्यूज मी। तो इसमें बेसिकली आपको ये बताना था कि एक हाउसिंग फाइनेंस ग्रुप है जिसका नाम है इंडिया बुल्स। पहला तो ये हो गया, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि राइट इशू के थ्रू ये कितने करोड़ रुपए जुटा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके थ्रू जुटा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। राइट इशू क्या होता है वो समझाना था मुझे।
तो राइट इशू क्या होता है, एक ऑफरिंग होती है किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब कोई कंपनी अपने राइट्स बेचती है। जैसे मैं इसको दूसरे भाषा में समझाता हूँ, आसान शब्दों में समझो कि कोई कंपनी है, कंपनी को लिस्ट होना पड़ता है शेयर मार्केट में, ठीक है। तो कंपनी जो है लिस्ट हो गई शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि लोगों के पास उस कंपनी का थोड़ा थोड़ा सा शेयर होता है, या बोल दो कि राइट होता है, ठीक है। अभी क्या कर रही है वो कंपनी कि अभी रीसेल मतलब फिर से अपने कुछ राइट्स को बेचने जा रही है, लेकिन वो केवल उन्हीं बंदों को बेचेगी या लोगों को बेचेगी जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है राइट इशू करना। ऑफरिंग करती है राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़े से कम रेट पर of a company that given them an opportunity to buy additional shares directly from the company at a discounted price rather than buying them in the secondary market। कि सेकेंडरी मार्केट में आपको जब मिलेगा वो चीज़ तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपको राइट इशू करके थोड़ा सा सस्ता बेच रही हूँ। तो इंडिया बुल्स ऐसा काम कर रही है, कुछ पैसे उसको जुटाने थे इसलिए, ठीक है। अगला यहाँ पर एक सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में स्थित है, ये चीज़ मैंने कवर की है यहाँ पर, ठीक है। क्या नाम है, सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। तो सिपाहीजाला याद कर लो या सिपाहीजाला याद कर लो, बस ये याद रखना कि त्रिपुरा में स्थित है। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या इवन आरओ जैसे एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कुछ कॉर्नर की चीजें पूछ देती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का पूछ लिया, त्रिपुरा से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कभी आ जाएगा तो लोगों को नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो केवल एक छोटा सा पॉइंट है, सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो त्रिपुरा में स्थित है। 4 बार रिपीट कर दिया, भूलने नहीं दूंगा इतना आसानी से। सिपाहीजाला मतलब सारे सिपाही कहाँ जा रहे हैं, भारत से बांग्लादेश क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं, तो आपके त्रिपुरा में जा रहे हैं। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। अगला है विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है विद्यांजलि, ठीक है। क्या नाम है, विद्यांजलि, ठीक है। तो विद्यांजलि जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाई है। पहली चीज ये हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्या करेगा, एम है इसका कि स्ट्रेंथ करेगा स्कूल्स को थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल अक्रॉस द कंट्री। तो जो भी पूरे देश के स्कूल है उसमें प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट कर देगा और वहाँ की बिल्डिंग को थोड़ा सा बढ़िया बनाने का इनका टारगेट है, ठीक है। तो देख लीजिए इसके नीचे भी लिखा हुआ है विद्यांजलि या स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम, मतलब स्कूल को वॉलंटियरली थोड़ा सा अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। अभी ये प्रोग्राम इनिशियल फेज में है और इम्प्लीमेंट होगा ग्रेड आपके 11th और 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं नवोदय में उनके लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, पूरे कंट्री में जो नवोदय विद्यालय हैं उनके 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये चीज़ अभी इंप्लीमेंटेशन में आएगी। तो जो प्राइवेट को आप इन्वॉल्व कर दोगे तो हो सकता है अच्छी लैब्स बन जाए, कुछ अदर फंड के माध्यम से अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड बना दिया जाए, ठीक है, बेहतर सुविधाएं दे दी जाए, ठीक है, एमिनिटीज़ जिसको बोलते हैं, लेबोरेटरीज बढ़िया कर दी जाए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। तो बेसिकली इसको हीट नाम दिया गया, अभी मैं बताता हूँ हीट क्या है, ठीक है। बस ये याद रखना, इंडिया का पहला है हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। कहाँ और किसने किया, तो ये आईआईटी कानपुर ने किया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर के किया। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो था, डीएसटी जो डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर के किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के किया। पूरी बातें पढ़ते हैं, अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी कानपुर ने इस्टेब्लिश किया है और इसको टेस्ट किया है। नाम क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, ठीक है। अगले देखते हैं इसको S2 भी बोला जा रहा है, ठीक, जिसका निक नेम है आपका जिगर ठंडा। क्या नाम है, जिगर ठंडा, ठीक। इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, किसमें कर चुके हैं, तो 500 के जो आई दृष्टि के MCQ कर रहे थे हम लोग, उसमें इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने कराया है। कह रहा है कि ये 24 मीटर लॉन्ग है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये आईआईटी कानपुर में लोकेटेड है। हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनेमिक लेबोरेटरी हील, ये चीज़ सॉरी हीट मैंने बताया है, हील है, देख लेना है, ठीक है, ये गलती हुई मुझसे। तो हील जो है इसका नाम है, लेबोरेटरी है विद इन डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग है उसने इस तरह का काम किया है। ये पिछले 3 साल से, एक तो इंडिजिनसली डेवलप्ड है यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित है, 3 साल से इसको फंड और सपोर्ट कर रहा था। कौन कर रहा था, एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड ARDB, और उसके साथ DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IIT कानपुर, ये सब इन्वॉल्व है।
ये क्या करेगा, सर्व एज ए टेस्टिंग ग्राउंड फॉर ऑनगोइंग मिशन ऑफ इसरो एंड DRDO। जो भी ऑनगोइंग मिशन है हमारे जो चल रहे हैं मिशन, उसमें ये टेस्टिंग ग्राउंड प्रदान करेगा, ठीक है। हाइपरसोनिक जितनी भी टेस्टिंग होगी उसको एक टेस्टिंग ग्राउंड प्रदान करेगा। जो हमारे मिशंस हैं जैसे गगनयान है, ठीक है, स्पेस मिशन है हम लोग का, वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है RLV की एक व्हीकल, जैसे PSLV जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो एक बार ही जाता है फिर उसका कोई काम नहीं रहता। यानी कि एक बार में हम एक नाम की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाते हैं, जैसे C-57 हमने बनाया आपके आदित्य L1 को छोड़ने के लिए, C-58 बनाया हमने एक्सपोसैट को छोड़ने के लिए, तो वो फिर से यूज़ नहीं होगी। लेकिन RLV क्या होती है, रीयूज लॉन्च व्हीकल, कि वो लॉन्च व्हीकल फिर से आ जाएगी धरती पे और फिर हम लोग उसको लॉन्च कर लेंगे। ऐसा पहला जो है आपने देखा होगा कि SpaceX का जो फाल्कन 9 और इस तरह के जो रॉकेट बन रहे हैं उनमें रीयूजेबल वाली टेस्टिंग की जा रही थी, ठीक है। फिर कहता है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ मोर एडवांस्ड एंड रिलायबल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। तो उन जो भी हाइपरसोनिक टाइप की मिसाइल्स होंगी, क्रूज मिसाइल्स, जब उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी तो हम लोग और एडवांस वे में जा सकते हैं। तो यही टोटल जो हील है उसका बेसिक फंडा यही है, ठीक है। IIT कानपुर और DST उसके साथ ARDB यानी कि एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको बनाने में मदद की है, ठीक है। फिर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दे रहा है, जो कि वल्चर्स के लिए हेवन है कहा जा रहा है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि वायनाड कहाँ पर है, बस इतनी चीज़ याद रखोगे तो काम बन जाएगा। लोकेटेड है आपका केरला में, इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। ये पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि इट इज़ कंटिन्यूअस टू द टाइगर रिजर्व ऑफ नागरहोल बंदीपुर ऑफ कर्नाटक एंड मुदुमलाई ऑफ तमिलनाडु। तो 2-3 टाइगर रिजर्व आसपास में पड़ते हैं, वहीं पर आपका वायनाड जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ता है। यहाँ पर बहती है काबिनी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी कावेरी के। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर RO जैसे एग्जाम में, क्योंकि उसमें GS के क्वेश्चन बहुत अंदर जाकर के और गंदे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्या पूछ लिया जाएगा ये आपको अंदाजा नहीं लगेगा। आप किसी दिन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य के सर में अमूमन कितने बाल होते हैं, 1 लाख, 1 अरब, 1 करोड़ और 1 खरब, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना है कि काबिनी रिवर, अभी यहाँ पर हमारा मैटर ये नहीं कि पूछ कह सकते हैं, मैटर ये है कि काबिनी रिवर, काबिनी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है कावेरी की, ओके। अगली न्यूज़ जो इसमें कवर की गई है वो है समर्थ सेंटर्स को लेकर के। समर्थ का फुल फॉर्म क्या है याद रखेंगे, स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। तो समर्थ सेंटर्स क्या है ये भी समझ लीजिए। ये क्या है, एक स्कीम है जिसमें कि इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर। जो भी भारत का आपका पूंजी बाजार क्षेत्र है उसमें जो है बहुत सारा मशीनीकृत के माध्यम से चीज़ों को अच्छा करना है। क्या क्या चीज़ें करनी है, तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करना है और एक हब बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स इसके जो मैंने इसमें लिखे हैं वो क्या क्या है कि टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि पहले कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर होगी किसी प्रोडक्ट के बनाने में, ठीक है। एक बल्क मात्रा में, यानी कि बहुत भारी मात्रा में किसी चीज़ को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ठीक होगी। दूसरा है कि न्यू एडवांस सेंटर्स, नए एडवांस सेंटर खोले जाएंगे। और तीसरी चीज़ प्रमोशन ऑफ स्किलिंग, मतलब जो भी वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके स्किल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि अगर कोई बंदा स्किल हो तो उसकी स्किलिंग पर ध्यान दो, उसके टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराते रहो या स्किल सिखाते रहो, ऐसा कुछ, ठीक है। अगला आता है नागोया प्रोटोकॉल को लेकर के। अभी कैमरून एक कंट्री है, अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है, जिसकी कैपिटल आपको बतानी है, ठीक है। तो कैमरून ने ज्वाइन किया है, ठीक है, अडॉप्ट किया है क्या, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो उसकी पहुंच के लिए और उसके बेनिफिट को शेयर करने के लिए आपने कैमरून ने जो है अडॉप्ट किया है क्या चीज़, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल कब आया था, तो 2010 में आया था। इसके बारे में हमेशा पूछता है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी कि CBD, जैव विविधता पर नागोया प्रोटोकॉल आया था 2010 में। नागोया एक स्थान है जो कि जापान में पड़ता है। किसके लिए था, तो जेनेटिक रिसोर्स की फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के लिए था। जो भी GM क्रॉप्स होती हैं ना बेसिकली, उसके फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग, मतलब सबके बीच में वो तकनीक जो है साझा हो, इस चीज़ के लिए नागोया प्रोटोकॉल आया था। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंटेंट, ठीक है, कंसेंट मल्टीप्लाई एग्रीड टर्म्स और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस जो है, ये नागोया प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे नागोया प्रोटोकॉल न्यूज़ में है, पूछी जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि कब आया था या किससे रिलेटेड है। अगली खबर देखते हैं दोस्तों
9वीं खबर जो इसकी है वो है मिसेनियन इवेंट को लेकर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस में भी लिखने के लिए, यूपीएससी के एग्जामिनेशन के प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन यूपी पीसीएस भी इससे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है, एक अननोन वाटर कैनियन मिला है। कैनियन मतलब होता है कि गॉर्ज का थोड़ा बड़ा भाई, मतलब कि अगर नदी जो है वो एक घाटी को काट दे तो उसको कैनियन बोलते हैं, ठीक है। कोलोराडो रिवर जो यूएसए की है उसने ग्रैंड कैनियन भी बनाया है, आप लोग फोटो जा करके देख सकते हो। क्रिश की शूटिंग वहाँ हुई थी एक सॉन्ग की, ठीक है। तो कह रहा है कि कैनियन बनाया है साइप्रस के पास में, जिसको अनकवर किया है अभी इसराइल ने। तो इसराइल ने वो चीज़ अनकवर की है, यानी कि देखी है। इसको मेसेनियन सैलिनिटी क्राइसिस भी कहते हैं। क्यों मेसेनियन सैलिनिटी क्राइसिस कहते हैं, आइए पूरी बात समझते हैं। कह रहा है कि ये जो इवेंट है वो जियोलॉजिकल इवेंट है। कब हुआ था, मेडिटेरेनियन सी में हुआ था। वेंट इनटू साइकिल ऑफ पार्शियल और कंप्लीट डिसिकेशन, जैसे वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा उसका पानी कम हो गया और सैलिनिटी बढ़ गई और डिसिकेशन की स्थिति आई। इस वर्ड को एक बार और समझेंगे, जो डिसिकेशन होता है वो होता क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप कोई बॉटल खरीद रहे हो या आप कोई बैग खरीद रहे हो तो उसमें एक छोटी सी पुड़िया मिलती है, ठीक है। ऐसे व्हाइट कलर की छोटी सी पुड़िया मिलती है, कुछ दानेदार चीज़ें ऐसे छूने पर पता चलता है कि उसमें पड़ी हुई हैं, और आप पुड़िया निकाल के फेंक देते हो, बॉटल को धोते हो और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। वो जो पदार्थ पुड़िया में है उसको बोलते हैं डेसिकेंट। अगर सपोज करो कि उस बॉटल में या कोई भी वस्तु बैग खरीद रहे हो तो उसमें अगर किसी टाइप का मॉइस्चर है तो वो क्या करेगा, डिसेकेंट उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेसिकली वो मॉइस्चर को हटाने का काम करता है, ठीक। सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि कंप्लीटली डिसेकेंट, यानी कि जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, वो कंप्लीटली डिसेकेंट हो गया, यानी कि उसमें जो नमक थोड़ा सा सैलिनिटी अधिक हुई, जब पानी कम हुआ तो सैलिनिटी अधिक हुई, और कुछ ऐसा हुआ कि पूरा पानी उस नमक के द्वारा धीरे धीरे सूखा गया और बाकी इवेपोरेशन के द्वारा उड़ गया, ठीक है। तो कंप्लीट ड्राइंग अप की सिचुएशन आ गई थी। ये कहा जा रहा है कि मोस्ट सीवियर इकोलॉजिकल क्राइसिस हुई थी अर्थ के हिस्ट्री में, मतलब ऐसा पृथ्वी पर इसके अलावा कभी भी नहीं हुआ है। कितने साल पहले की घटना है, तो 6 मिलियन ईयर से 5.3 मिलियन ईयर्स के बीच की बात है। स्टार्ट होता है जब अटलांटिक ओशन, चूंकि मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, मैं इसको एक बारी फोटो में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए पिक्चर लेकर के मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जो अटलांटिक ओशन है ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन है। तो ये ओशन देखिए इस साइड से ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है, ओके। तो बस यही चीज़ समझनी है कि जब इन दोनों में कनेक्शन था, धीरे धीरे क्या हुआ कि वाटर लेवल डाउन होना स्टार्ट हुआ। तो जब भी दो वाटर बॉडीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनके जो किनारे होंगे वो थोड़ी ऊंचाई पर होंगे, ठीक है। आप कोई भी नदी सोच के देख लो, रामगढ़ ताल देख लो, या कुछ भी अपने मन में सोच के देख लो कि किनारे क्या होंगे, थोड़े ऊंचे होंगे। अब दो वाटर बॉडीज सपोज करो कि एक दूसरे में कनेक्टेड है, होगा क्या, जब दोनों का पानी घटने लगेगा, जैसे अटलांटिक का पानी थोड़ा सा डाउन हुआ तो अटलांटिक का पानी डाउन हुआ तो मेडिटेरेनियन से जो उसका एक लिंकेज बना हुआ था कि पानी इधर उधर आता था वो आना बंद हो गया, यानी कि मेडिटेरेनियन सेपरेट हुआ, अटलांटिक सेपरेट हुआ। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्या हुआ, ड्राइंग अप सिचुएशन शुरू हुई। चूंकि अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है और मेडिटेरेनियन छोटा है, तो मेडिटेरेनियन धीरे धीरे ड्राइंग अप जैसी सिचुएशन शुरू हुई, धीरे धीरे वो सूखना स्टार्ट हुआ। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है, यानी कि नमक की मात्रा बढ़ गई और पानी कम बचा, और धीरे धीरे वहां पर डिसिकेशन की स्थिति उत्पन्न हुई। अब प्रश्न ये आता है कि ये सब स्टार्ट क्यों हुआ। ये स्टार्ट हुआ जब यूरोपियन और अफ्रीकन प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है, और जमीन ऊपर उठती है या दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि विदाउट अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम अटलांटिक ओशन दिस लेड टू द इवेपोरेशन ऑफ मच ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर के पानी को धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि उड़ रहा है पानी, ठीक है। और लार्ज अंडरग्राउंड कैनियन बनने लगा, और जो पानी बचा हुआ था वो क्या कर रहा है, वो काट रहा था वहाँ की धरती को, तो अंडरग्राउंड कैनियन बना वहाँ पर। और रिवर्स मेड डीप इंसिजन्स इनटू द बॉटम ऑफ द बेसिन, और बेसिन में भी उस नदियों ने बहुत कटाव किया वहाँ पर। दिस कैनियन वाज लार्जर देन द ग्रैंड कैनियन, मैं बता रहा था कि कोलोराडो रिवर पर ग्रैंड कैनियन है, तो उससे भी काफ़ी बड़ा कैनियन यहाँ पर मिला है, ठीक है। कितने मीटर कितने फीट ये सारी बातें नहीं डिपेंड करती हैं। फिर कह रहा है कि जब ज़्यादा पानी वहाँ से उड़ गया तो सॉल्ट दैट वाज इन द वाटर लेफ्ट बिहाइंड एंड बिगिन टू बिल्ड अप लेयर्स ऑफ ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो जब वहाँ पर नमक बचता है तो नमक की लेयर वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो है
मरीन लाइफ के लिए क्या हो गया, डेडली हो गया धीरे धीरे। जब सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पानी की तो मरीन लाइफ उसमें क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। इवन ह्यूमन लाइफ, अगर पानी उस तरह के पानी में बहुत ज़्यादा समय तक रहो तो ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होगी, ठीक है, आपकी चमड़ी भी थोड़ी सी निकलने जैसी लगेगी। अब जो है इट इंडेड विद द जैन क्लीन फ्लड, इसको बोलते हैं जैन क्लीन फ्लड की सिचुएशन पर वो जाकर के रुका। व्हेन द अटलांटिक रीक्लेम्ड द बेसिन, और जब अटलांटिक फिर से जो है बेसिन को प्राप्त करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, पहले तो इवेंट का नाम याद रखना है कि मेसेनियन इवेंट है, ठीक है। हिंदी मीडियम के सारे विद्यार्थी या हिंदी में जो जिनको ज़्यादा समझ में आता है, जैसे मुझे भी ज़्यादा समझ में आता है हिंदी में, तो अपने लिए भी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि नाम है इसका मेसेनियन इवेंट। दूसरा है कि कौन कौन सी प्लेटें इसमें टकराई थी, तो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से सागर अटैच है एक दूसरे से, जो मैंने आपको फोटो में भी दिखाया। तो अटलांटिक ओशन अटैच्ड है आपका मेडिटेरेनियन सी से। हुआ क्या था, तो जब यूरेशियन प्लेट टकराती है तो थोड़ा सा आसपास की धरती उठती है, उस धरती के उठने से मेडिटेरेनियन सी अलग हो गया, ड्राई अप होने लगा। क्यों ड्राई अप होने लगा, कि उसका पानी अब सेपरेट हो चुका है, तो धूप के कारण या अन्य फैक्टर्स के कारण धीरे धीरे ड्राई अप हो रहा है। सैलिनिटी बढ़ गई, जीव जंतु वहां पर मरने लगे। ऐसा इवेंट कभी नहीं हुआ था। 6 मिलियन से 5.3 मिलियन के बीच में सारी कुछ हुआ। अंत में कैसे ठीक हुआ ये सब, तो जैनक्लिन फ्लड आया, ठीक है। जैकलिन का नाम सुने हो ना, उसी तरह से जान जाओ, जैनक्लिन फ्लड या बाढ़ आई, जैनक्लिन बाढ़ आई, उसको मेगा फ्लड कहते हैं बहुत बड़े तौर पर। और फिर से ये दोनों सागर जुड़े, तब से ठीक ठाक सिचुएशन है। अगला आता है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास क्या है, तो डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है 4 फ्लाइट ट्रायल, जो कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसको बोलते हैं अभ्यास, ठीक है। किस पर बेस्ड है, तो ये हीट पर बेस्ड है। लास्ट वाला मैं हीट बता रहा था, वो हील था, ठीक है, जो कानपुर में हुआ आपका। ये है हीट पर बेस्ड हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। डिज़ाइन किया गया है डीआरडीओ की जो एक विंग है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि एडीई, एड द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। नाम याद रखेंगे, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, दैट इज हीट। अभ्यास ऑफर करता है रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वेपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा कि इट इज डिजाइन फॉर ऑटोनॉमस फ्लाइंग हेल्प ऑफ एन ऑटो पायलट इंडिजिनसली मेड बाई एड। तो इसका जैसा कि फोटो दिख रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लो कि अनमैन्ड टाइप का ये एक ड्रोन जैसा है, ठीक है, अनमैन्ड टाइप का ड्रोन है, ठीक, किसको काफ़ी हाइट पे भी उड़ा सकते हो, ठीक है। कोई थ्रेट रहेगा अगर वेपन का, तो उसको भी ये देख लेगा। अभ्यास जो नाम है इसका, ठीक है। फिर ऑटोनॉमस है, अपने मन से ऑटो पायलट पर उड़ेगा। रडार क्रॉस सेक्शन है इसके पास, 2 तरह का, विजुअल रेंज यानी कि दृश्य प्रकाश का और इंफ्रारेड का, दोनों है। फॉर वेपन प्रैक्टिस, जो भी आयुध है उसकी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद लैपटॉप ड्रोन, द टारगेट ड्रोन हैज़ लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, मतलब जमीन से बैठोगे, रिमोट कंट्रोल टाइप का होगा, वीडियो गेम जिस तरह खेला जाता है उसी तरह इसको देख लोगे, ठीक है। डीआरडीओ का फॉर्म हुआ था 1958 में फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर जान लो न्यू दिल्ली। समझ में आ गया। एक ऐसा ड्रोन बनाया, नाम है अभ्यास, जो कि सारे काम कर सकता है जो आपका कोई जो जेट वेट टाइप की चीज़ें करती हैं, ठीक है। तो बनाया किसने है, तो डीआरडीओ की एड जो विंग है, ठीक है, उसने इसको बनाया है। अगला आता है सीएमएस, ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन, सीएमईएस या सीएमएस कहते हैं, ठीक है। तो कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है, आपको पता है कि कोरोना एक वर्ड है जो कि सन में यूज किया जाता है। सन के बाहर जो लपटें निकलती हैं दूर दूर तक, उसी को बोलते हैं कोरोना। तो कुछ उस पर शोध चल रही थी, आदित्य एल1 भी छोड़ा गया है, तो सबको लेकर के ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक मॉडल डेवलप किया है, ठीक है। क्या मॉडल क्या होता है, मॉडल मतलब ये होता है कि वो आपको सेम एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एलिजिबल बनाएगा, यानी कि योग्य बनाएगा। आप यहीं बैठ के सन पर क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें अपने लेबोरेटरी में आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मॉडल, ठीक है। जैसे कि स्टैच्यू होता है ना, ह्यूमन तो नहीं होता है, स्टैच्यू या डमी लगा होता है। फ़ोन देखने जाते हो तो फ़ोन का डमी होता है, तो उसको आप देख के उलट पलट के ये जान जाते हो कि हाँ इसी तरह का फ़ोन है, स्क्रीन इतनी बड़ी है, सेम फ़ोन जैसा लगता है, ठीक। या डमी होता है, बाहर कपड़ा पहना होता है, तो आप देखते हो हाँ ये शर्ट तो अच्छी लग रही है, ये कुर्ता तो अच्छा लग रहा है, लड़कियाँ देखती हैं या फिर औरतें देखती हैं ये साड़ी तो अच्छी लग रही है, तो जान जाती हैं कि ठीक लगेगा ये। उसी तरह से एक मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है। किसने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है नए मॉडल को, जो कि इंटरनल
थर्मल इवोल्यूशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में बता रहा है कि क्या क्या रीज़न है, कैसे कैसे कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, वो लपटें क्यों उठ रही हैं और क्यों इतनी ज़्यादा हीटअप रहती हैं, इस सब के बारे में बता रहा है। तो CME जो है कोरोनल मास इजेक्शन are large expulsion of plasma and magnetic field from the sun's atmosphere, the corona, that propagate outward into interplanetary space। तो वो कोरोना के द्वारा जो है CMEs निकलती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक और प्लाज्मा वाले कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर भी होता है। वो करता क्या है, पृथ्वी पर भी बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। अगला है कि ड्यूरिंग द CME द सन रिलीजेस कोलोसल अमाउंट ऑफ मटेरियल, बहुत भारी मात्रा में, यानी कि ना मिटने वाली मात्रा में। कोलोसल मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे कोलोसल काजल आता था, ठीक है। तो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड हैवियर आयंस एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत हैवियर आयंस को छोड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, ठीक है, भारी मात्रा में। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी मटीरियल भी निकलते हैं उसमें। वो क्या करते हैं, दे फॉर्म सिमिलर टू सोलर फ्लेयर्स, और सोलर फ्लेयर की तरह ही वो बनाते हैं, रिजल्ट ऑफ ट्विस्टिंग एंड री अलाइनमेंट ऑफ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड नोन एज द मैग्नेटिक रिकनेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, उसके साथ रिकनेक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब बस ये जानना है कि वो निकलता है तो किसको अफेक्ट करता है। सीधी बात बताता हूँ, CME जो है वो कहाँ से निकलते हैं, तो टेक प्लेस अराउंड सन स्पॉट ग्रुप्स। जो सूरज है वो पूरी तरह से जलता नहीं है, कहीं कहीं सन स्पॉट है, जैसे मान लो ये 2-3 जगह सन स्पॉट है, ठीक है, यानी कि बुझा हुआ सूरज है वहाँ पर। तो इन जगहों से क्या निकलता है, वही CMEs निकलते हैं, ठीक है। ऑफन अकम्पेन्ड बाय सोलर फ्लेयर, तो इसके साथ में सोलर फ्लेयर भी ऐसे निकल रही हैं। थ्रू द टू डोंट ऑलवेज अकर इन टेंडम, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ तालमेल में निकले या अलग अलग निकले, ठीक है। CMEs ट्रेवल आउटवर्ड ऑफ द सन, जैसा मैंने फोटो बताया है किस तरह की स्पीड होती है, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड टाइप की स्पीड होती है, जो आप लोग इस समय भूगोल में भी पढ़ रहे हैं। टू एज फास्ट एज 3000 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर सेकंड से स्टार्ट होता है, 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो निकलता है। द फास्टेस्ट अर्थ डायरेक्टेड CMEs कैन रीच आवर प्लैनेट इन लिटिल एज 15 से 18 घंटे में वो CMEs का जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है, ठीक है। CMEs लाइक सोलर फ्लेयर आर मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द सोलर मैक्सिमम, जब सोलर मैक्सिमम होता है तो ये CMEs यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और 11 साल की साइकिल होती है इनकी एक्टिविटी की, ठीक है। व्हेन द स्टार एट इट्स मोस्ट एक्टिव स्टेट, तो 11 साल में ये अपने मोस्ट एक्टिव स्टेट में पहुंचता है और तब CMEs बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इम्पैक्ट क्या क्या होता है, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं पृथ्वी पर, ठीक है, यानी कि भू चुंबकीय तूफान आते हैं, झंझावात आते हैं। ऑरोरा जो आप देखते हो, ऑरोरा बोरियोलिस होता है और ऑरोरा एस्ट्रियोलिस होता है। जैसे नॉर्वे में ऊपर के साइड में बोरियोलिस देखते हैं हम लोग, और ऑस्ट्रेलिया साइड में ऑस्ट्रेलियस देखते हैं। क्या होता क्या है ऑरोरा, ऑरोरा आप डालोगे जब गूगल पर, आपको दिखेगा कि आसमान जो है ना वो रंग बिरंगी फ्लैश लाइटें छोड़ रहा है, कुछ ग्रीन कलर की, कुछ ब्लू कलर की, कुछ ग्रीन में हल्की पिंक कलर की, थोड़ी सी वाइट, बहुत खूबसूरत सी, ठीक है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, CMEs के कारण ही हो रहा है। एक बारी पढ़ देता हूं कि CMEs कैन कॉज स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले ऑन द नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट नोन एज ए ऑरोरा बाई एनर्जाइजिंग पार्टिकल इन अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। जो भी पृथ्वी का वातावरण है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जाइज कर देते हैं। तो जब एनर्जाइज कर देते हैं तो एक कलर में क्या करते हैं, दिखाई देने लगते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, ठीक है। और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है कि जो भी इंटरेक्शन है आपका CME मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के बीच में, वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म लेकर के आता है। उसमें क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जो हम लोग की होती हैं, सैटेलाइट वो प्रभावित होती हैं, नेविगेशन सिस्टम प्रभावित होता है, या पावर ग्रिड्स जो होते हैं उनके भी बोल जाने बैठ जाने की स्थिति आती है, ठीक है। तो खतरनाक चीज़ है कोरोनल मास इजेक्शन। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कुछ पॉइंट फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। कोरोनल मास इजेक्शन है क्या, तो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक मॉडल बनाया कि वहाँ से कोरोनल मास इजेक्शन कैसे होता है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो कोरोनल मास इजेक्शन पहली चीज़ तो सन में फ्लेयर्स के साथ होता है, उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो भी होती है और बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स भी होती हैं। दूसरी चीज़ हमने जानी कि सन के जो डेड स्पॉट्स हैं या ब्लैक स्पॉट्स हैं उनसे कोरोनल मास इजेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें बहुत हैवी मटेरियल्स निकलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं, ठीक है, जो कि प्रभावित करती हैं आपके आसपास के क्षेत्र को। जैसे पृथ्वी पर आने में इसको सपोज करते हैं कि 15 या 18 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। स्पीड कितनी होती है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर के 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी स्पीड होती है। क्या क्या प्रभावित करता है पृथ्वी पर, तो जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उन सबको प्रभावित करने में सक्षम है, जो भी पावर ग्रिड्स हैं सबको प्रभावित करने में सक्षम है।
एक तरह का जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म लेकर के आता है, भूचुंबकीय झंझावात लेकर के आता है। दूसरी चीज क्या इसमें बता रहा है कि ऑरोरा क्रिएट करता है। ऑरोरा दो टाइप का होता है, एक होता है ऑरोरा बोरियोलिस जो ऊपर आपका नॉर्वे, स्वीडन इत्यादि क्षेत्रों में देखा जाता है। एक होता है ऑरोरा एस्ट्रियालिस जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के साइड में देखा जाता है। होता क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये एनर्जाइज कर देता है और वो फिर कलरफुल तरीके से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चलिए 11 साल की साइकिल होती है, ये चीज़ याद रखना है। अगला हम लोग देख रहे हैं TESS के बारे में, ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। तो क्या है ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट? बात कर रहा है 715B के बारे में। नासा मिशन दैट्स सर्चिंग फॉर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द ब्राइटेस्ट स्टार इन अर्थ स्काई। नासा का एक मिशन है जो कि सर्च कर रहा है प्लैनेट्स को जो कि ब्राइटेस्ट स्टार यानी कि आपके सन का जो है वो उसकी परिक्रमा कर रहे हो या ब्राइटेस्ट स्टार की परिक्रमा कर रहे हो। TES सर्कल्स अर्थ इन ए यूनिक हाई अर्थ ऑर्बिट of 12 to 15 day which is inclined in such a way that the telescope's sky view is largely free from obstruction by our bright planet and the moon। तो TES जो है वो पृथ्वी को इस एंगल पर 12 से 15 दिन में सर्कल कर रहा है और पूरी स्काई को देख रहा है कि हमारा जो ब्राइट प्लैनेट है उसका कहीं छाया उसके ऊपर मत आए, मतलब वो 24 घंटा काम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जगह पर स्थित होकर के काम कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए दैट द टेलीस्कोप्स स्काई व्यू इज लार्जली फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, कोई तरह का ऑब्स्ट्रक्शन मत आए। करना क्या है, ओवर द कोर्स ऑफ इस 2 ईयर प्राइमरी मिशन, तो 2 साल का इसका प्राइमरी मिशन है, 2 साल का प्राइमरी मिशन था जो कि एंड हो गया जुलाई 2020 में। अब वो काम कर रहा है एक्सटेंडेड मिशन पर। ठीक है, तो काम क्या है इसका कि ब्राइटेस्ट स्टार को खोजेगा। किसने भेजा है? तो नासा ने भेजा है, और ब्राइटेस्ट स्टार की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को, ब्राइटेस्ट स्टार की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को खोजेगा। तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में आपका जो ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है उसने किसको खोजा है? तो आप बता सकते हो कि TOI 715B को खोजा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज़ थी कि 715B को खोजा है। ठीक है, जिसको कि हम लोग एक नाम दे रहे हैं क्योंकि ये अर्थ के समान जो है थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है। इसको हम लोग सुपर अर्थ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुपर अर्थ। ठीक है, देखिए फ़ायदा क्या होता है मैगजीन मेरे से पढ़ने का और खुद से पढ़ने का। अब यहाँ पर 715B तो मैंने दे रखा है, लेकिन मैंने कहीं इसके बारे में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब न्यूज़ बना रहूँगा तो ये हो सकता है कि मैंने ये पॉइंट खुद से बनाने के लिए या खुद से एक्सप्लेन करने के लिए छोड़ दिया रहा हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे ये इसमें थोड़ी कमी लगी कि इसके बारे में एक लाइन जो लिखनी चाहिए वो नहीं लिखी हुई है। तो मैंने इसको बता दिया कि ये एक तरह का क्या है, एक्सो प्लैनेट। एक्सो प्लैनेट मतलब होता है बाहर कहीं सौर मंडल में। ठीक है, सौर मंडल के बाहर। ठीक है, बाह्य ग्रह के रूप में इसको खोजा गया है जिसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है। ठीक है, खोजा किसने है? तो TESS ने खोजा है। अगला है अल्डाब्रा करके एक जायंट टॉर्टोइज है। ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये जान जाइए कि 6 साल का है, अभी मेडागास्कर जो है कि जंगलों में पाया गया। बहुत जो है बड़ा सा होता है ये, आप देख सकते हो। ठीक, टॉर्टोइज के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, और ये जो है सेशेल्स में पाया गया जो कि आर्किपेलागो नेशन है। सेशेल्स एक द्वीप है मेडागास्कर के बगल में, आप देखोगे मैप में तो आपको मिल जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज़ है लैंड पर। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में दिया हुआ है। अगला है आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन्फॉर्म किया लोकसभा में कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप ले लिया जाए। केवल जो है देखिए मुझे जो लगता है, वैसे तो मैं कभी किसी सरकार के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता हूँ, सरकार बहुत अच्छी है, चल भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल ग्रोथ बेस्ड जो कंसंट्रेशन है ना, कि इतने पैसे आ जाएं तो इतनी बिल्डअप कर देंगे, इतनी बिल्डिंगें बना देंगे, चंद्रमा तक सीढ़ी बना देंगे, मुझे जो लगता है कि इस माइंडसेट को रखना बिल्कुल सही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं 10%, 90% आप इसको रखिए, 10% इन्वायरमेंट के बारे में चिंतित रहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरी खुद की राय है, ये किसी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ की कहीं की राय नहीं है, ये मेरी सेल्फ राय है। किसके लिए है? तो बस भारत के युवा भविष्य के लिए है। जैसे कि जब भी कोई प्लान पास होता है, सपोज करो कि NH-28 के चौड़ीकरण का प्लान पास हुआ कि उसको हम लोग 6 लेन में बदलेंगे, ठीक, और आसपास सपोज करो कि वहाँ पर पेड़ पौधे होते जो कि उसके जद में आते जब उसको चौड़ा किया जाता, ठीक, तो क्या वो प्लान आज एक दिन में पास होता है और अगले ही दिन काम करके उस पेड़ों को काटा जाना स्टार्ट कर दिया जाता है, या ये पूरे 3-4 साल का प्रोसेस होता है? तो आपके भी मन में होगा कि 3-4 साल का प्रोसेस होता है। जैसे अभी पिपराइच रोड चौड़ीकरण होने के लिए 6 लेन या 4 लेन पास है,
तो आपको ही पता है कि आसपास में बहुत सारे पेड़ हैं जो कि कटेंगे। तो आज जब ये प्रोसेस, ये चीज़ें पास हुई, ये चीज़ें जब संज्ञान में आ चुकी हैं लोगों के, और खासकर उन अधिकारियों के जो इस प्लान पर अमल करने वाले हैं, तो क्या 4 साल पहले से हमारे जिले का ऐसा जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, अगर पीडब्ल्यूडी है तो वो, या नगर निगम है तो वो, क्या 4 साल पहले से उसकी चौड़ाई के बाद, जैसे जितनी चौड़ाई वहाँ पर है 4 लेन की, उसके बाद एक टेम्पररी वॉल बना करके या बाड़े बना करके क्या अभी से ट्री प्लांटेशन स्टार्ट नहीं कर सकता? क्योंकि अगर 4 साल बाद वहाँ रोड बननी है तब तक वो पेड़ बड़े हो चुके होंगे, या 3 साल बाद भी या 2 साल बाद भी बननी है, फिर भी वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो चुकी होगी उन लोगों की, रादर देन कि पेड़ों को काट दीजिए और फिर छोटे छोटे सैपलिंग्स लगा दीजिए। ठीक है, ये बहुत लेट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि पहले नापने के बाद, मेजरमेंट के बाद पेड़ लगा देने चाहिए। ठीक है, और जब पेड़ कटेंगे तब तक दूसरे पेड़ उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द लाइफ तो अपनी 2 साल 2.5 साल में ग्रोथ कर चुके होंगे। ठीक है, बस ये मेरा सुझाव था पर्सनली। इस तरह से जैसे जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको थोड़ा सा काम करना चाहिए। चलिए, तो कह रहा है कि ब्लैक नेक क्रेन जो है, ग्रस निगोरकॉलिस करके नाम है इसका, ठीक ना, निगरिकॉलिस। तो इसके बारे में कहा है कि थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। इंडिया में पाया जाता है ये, तो दोस्तों चाइना, भूटान में पाया जाता है। ब्रीड कहाँ करता है? तो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में, जैसे तिब्बतन प्लेटू हो गया, उस जगहों पर ये ब्रीडिंग करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया होती है। हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इनका जो है हैबिटेट यानी कि आवास जो है एक तरह से खत्म हो रहा है। नियर थ्रेटेंटेड यानी कि NT में लिखा जाता है, नियर थ्रेटेंटेड की श्रेणी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ये भी क्वेश्चन UPSC द्वारा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल मैगजीन में उतनी ही चीज़ें इन्वॉल्व किया हूं मैं जो कि ज़रूरी है, तो वो स्किप करके जाना, वो 18,500 पेज नहीं दे रहा हूं आपको जो पढ़ते पढ़ते जो है 2-3 पुस्तें लगें। ठीक है, तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पड़ता है? तो ये आपके लेह लद्दाख के एरिया में पड़ता है, जो कि इंपॉर्टेंट फॉरेजिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड है इन लोग का, ब्लैक नेक क्रेन का। और डेजिग्नेटेड किया गया है उसको रामसर साइट के तौर पर। किसको? तो कार जो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है उसको। और मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है एक प्रोग्राम कि पब्लिक अवेयरनेस करेंगे और इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे। तो ब्लैक नेक क्रेन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगला जो हमारी न्यूज़ है, 15वीं न्यूज़, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि आज की टॉप 3 न्यूज़ में अगर रखा जाए तो ये आता है। मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोग्राम है, यहाँ आप देख सकते हैं, फोटो वोटो लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट कहता है कि लेट्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड कॉम्प्लेक्स द मैक्सिमम सर्वे ऑफ ऑल द विलेजेस अराउंड यू। ठीक है, तो है कि ये पैन इंडिया इनिशिएटिव है, यानी कि पूरे इंडिया में चलने वाला एक इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाया गया है, अंडर द नेशनल मिशन ऑफ कल्चरल मैपिंग। यानी कि कल्चरल मैपिंग कर रहे हैं, सांस्कृतिक चीज़ों का, जो हमारी सभ्यता है उसकी एक तरह से मैपिंग करने का काम है कि कहाँ कौन सा मंदिर है, कौन सा विख्यात है। ठीक है, कहाँ कौन सा आपका स्तूप है, या जो भी चीज़ें आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं या कल्चर से रिलेटेड है, उन चीज़ों की मैपिंग यहाँ पर की जा रही है। लॉन्च कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 जुलाई को लॉन्च हुआ था ये चीज़। इट सीक्स टू कंपाइल कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग लाइफ हिस्ट्री एथॉस ऑफ इंडियन विलेज एंड टू मेक द सेम अवेलेबल टू वर्चुअल एंड रियल टाइम विजिटर्स। कह रहा है कि जो भी हमारे ऐसे विलेजेस हैं, ठीक है, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन यानी कि विस्तृत रूप से उसके बारे में जानकारी, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की लाइफस्टाइल, इस सब को अवेलेबल कराना है वर्चुअल माध्यम से। ठीक है, और रियल टाइम विजिटर्स के लिए भी, दोनों लोगों के लिए। जैसे आप अगर इंटरनेट पर देख रहे हो तो आप एक तरह से वर्चुअल देख रहे हो, जो वहाँ गए हैं उनके लिए भी अवेलेबल कराना है। जैसे आप कहीं कहीं गए होगे तो जो आपका ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंडर में जैसे ताजमहल गए तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहेगा कि फला ने तब बनाया, किसकी याद में बनाया। ठीक है, आधी चीज़ें झूठ लिख करके वहाँ पर रखी होती हैं। ठीक, सॉरी, मतलब झूठ लिख करके नहीं होती हैं, एग्जैक्टली होती हैं। थोड़ा बहुत एक्चुअली हिस्ट्री में क्या होता है ना कि आगे पीछे चीज़ें होती हैं, तो उसको मैंने बस ऐसे ही झूठ बोल दिया है, माइंड नहीं करेगा कोई। इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड अंडर 7 ब्रॉड कैटेगरीज, तो 7 कैटेगरी के अंडर में किसी भी कल्चरल साइट पर इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। कह रहा है कि आर्ट और क्राफ्ट विलेज हो सकते हैं, इकोलॉजिकली ओरिएंटेड विलेज हो सकते हैं। आर्ट क्राफ्ट तो बताना नहीं है आपको, आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्कॉलिस्टिक विलेज लिंक्ड विद टेक्सचरल एंड स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया की ऐसी कोई जगह है, ठीक है, जहाँ पर आपका टेक्सचरल कोई चीज़ मिली या स्क्रिप्चरल कोई चीज़ लिखी हुई मिली। ठीक है,
अगला कहता है कि एपिक विलेज लिंक विद रामायण महाभारत, इससे संबंधित अगर कोई विलेज है, जैसे सपोज कर लो, बस उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि एक स्थान हो गया आपका अयोध्या, ठीक, बस उदाहरण के तौर पर, फिर एक हो गया इंद्रप्रस्थ, तो कुछ ऐसी स्थान है ना, अब उसमें भी खास खास विलेज को आपका टारगेट करना है, तो विलेज का क्या नाम होगा, वो जब सर्किट्स बनेंगे, इस तरह की चीज़ें लोकेट होंगी, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा। फिर हिस्टोरिकल विलेज हो गया कि कोई आपका सपोज कर लो कि हिस्ट्री से संबंधित कोई विलेज है, जैसे झारखंड में जो उलगुलान आंदोलन या उलगुलान कहलाते थे खुद को, बिरसा मुंडा, प्रभु बिरसा मुंडा, वहाँ के लिए वो प्रभु हैं, तो इनका जो हो गया वो एक तरह से हिस्टोरिकल हो गया। या दांडी मार्च स्टार्ट हुआ तो दांडी से, या फिर जहाँ महात्मा गांधी उस समय रह रहे थे साबरमती, तो ये सब प्लेसेस इस तरह से नेशनल इंपॉर्टेंस के हो सकते हैं। आर्किटेक्चरल हेरिटेज विलेज हो सकता है कि जहाँ पर आर्किटेक्चर है, जैसे मैंने बताया कि एक हो सकता है आपका कुतुब मीनार हो सकता है, वहीं दूसरा जो मैं बता रहा था ताजमहल हो सकता है, और भी बहुत सारी जगह हैं, ठीक है। और कोई भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मे नीड हाईलाइटेड सच एज ए फिशिंग विलेज, हॉर्टिकल्चर विलेज, शेफर्डिंग विलेज, ठीक है। तो ऐसा कोई जगह जहाँ पे फिशिंग विलेज, सबसे बढ़िया क्वालिटी की फिश जो है वहाँ मिलती हैं, तो ऐसे पूरे विलेज वाले उसी कार्य में जो है संलिप्त हैं, तो उसको कह दिया जाएगा फिशिंग विलेज, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है कल्चरल मैप का, कि इंडिया के 6.5 लाख विलेज को, जो कि 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं, उनको कॉम्प्रिहेंसिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आप इंटरनेट पर बैठकर भी देख लो, ठीक है। देश विदेश में पता चलेगा कि भारत का विलेज जो है देखिए कितना ज़्यादा रिच कल्चर रखता है। दूसरी चीज़, द कोर आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट इज एनकरेज अप्रिसिएशन फॉर इंडियाज कल्चर, ठीक है, एंड ट्रेडिशन, पेविंग द वे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल हार्मोनी, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट इन रूरल कम्युनिटीज़। मतलब बहुत सारी चीज़ें, पहले तो वहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाएगी कि जैसे ही आपका विलेज वर्चुअल रूप से और इतना हाईलाइट हो चुका है, लोग उसको देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कल्चरली थोड़ा सा साउंड है ही, वो इकोनॉमिकली भी बूस्ट होने लगेगा। जब इकोनॉमिकली बूस्ट होने लगेगा तो सोशल हार्मोनी उस वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ जाएगी, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट कर दिया जाएगा, वहाँ से चीज़ें कुछ जो हैंडमेड क्राफ्ट हैं, ठीक है, वो बन के कहीं दूर जाने लगेंगे, सेल होने लगेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपोजर एक तरह का मिलेगा, ठीक। आज की जो 16वीं न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट को लेकर के, जिसको ICIMOD शॉर्ट में लिखता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट डिक्लेयर किए हैं द हिंदू कुश हिमालय रीजन, डिक्लेयर्ड द हिंदू कुश हिमालय रीजन अ बायोस्फीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। कहते हैं कि जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है वो ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है, मतलब कि कोलैप्स कर सकता है, ऐसे किनारे पर आ पहुंचा है। एंड कॉल्ड द बोल्ड एक्शन एंड अर्जेंट फाइनेंस टू प्रिवेंट नेचर लॉस, और नेचर लॉस को बचाने के लिए एक बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। तो ICIMOD कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये 5 दिसंबर 1983 को इस्टेब्लिश हुआ। इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज एंड लर्निंग सेंटर है, यानी कि अंतर सरकारी ज्ञान और जो भी लर्निंग होती है उसका सेंटर है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ HKH, यानी कि हिंदुकुश हिमालय, ठीक है। मेंबर कंट्री कौन सी है, बहुत सारी है, जैसे अफगानिस्तान में हिंदुकुश आएगा, बांग्लादेश में नहीं है बट बांग्लादेश भी मेंबर है, भूटान भी मेंबर है चूंकि भूटान के आसपास में हिमालय है, ठीक है। चाइना मेंबर है, इंडिया मेंबर है, म्यांमार भी मेंबर है, नेपाल और पाकिस्तान भी मेंबर है, तो इतने सारे मेंबर कंट्रीज है। इट सर्व्स द रीजन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जनरेशन एंड शेयरिंग टू फाइंड इनोवेशन सोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल माउंटेन प्रॉब्लम। तो क्या करता है जो ICIMOD है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपस में कंट्रीज़ के शेयर करता है कि कुछ स्टेप उठाइए अगर प्रकृति से रिलेटेड या आपके हिंदुकुश हिमालय से रिलेटेड कोई ऐसी परेशानी आ रही है, ठीक है, तो इसके बारे में और उसके सोल्यूशन पर बात करिए आपस में। इट ब्रिजेस साइंस विथ पॉलिसीज़, कहता है कि जो भी विज्ञान है उसको पॉलिसीज़ के साथ जोड़िए और ग्राउंड प्रैक्टिस करिए कि भाई हिंदुकुश के क्षेत्र को अगर बचाना है तो किस कारण से हो रहा है, क्या टनल बनाने से हो रहा है, ठीक है, या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चाइना लेकर के आ रहा है उसके कारण हो रहा है। तो अगर आपको बचाना है तो इस बारे में थोड़ा सा पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। अब हिंदुकुश हिमालय के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं कि 3500 किलोमीटर के लंबी स्तर पर लगभग स्ट्रेच है ये, और 8 कंट्रीज़ को कवर करता है। अफगानिस्तान सबसे वेस्ट में है और वहीं म्यांमार सबसे ईस्ट में पड़ता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ 10 लार्ज एशियन रिवर, और लगभग 10 नदियां जो है इससे निकलती हैं। तो हिंदुकुश हिमालय का मतलब है कि पूरा हिमालयन रीजन हिंदुकुश से स्टार्ट करके इस तरह से पूरी कवरेज होती है, ठीक है। अगला है आपका व्हाट इज द ग्रेप्स 3 गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्मो रेज, ठीक है। तो कॉस्मिक रेज के बारे में ग्रेप्स 3 है वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है, देखते हैं है क्या।
द ग्रेव्स 3 एक्सपेरिमेंट एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवर्ड अ न्यू फीचर इन द कॉस्मिक रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम। तो प्रोटॉन स्पेक्ट्रम ऑफ कॉस्मिक रे यानी कि कॉस्मोस जो होती हैं उनके प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में कितनी एनर्जी पर, 166 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर एक स्पेक्ट्रम को जब मेजर किया गया, स्पैनिंग फ्रॉम 50 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू अ लिटिल ओवर 1 पेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस समय एक नया प्रोटॉन स्पेक्ट्रम दिखाता है। यानी कितने पे दिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो ग्रेव्स 3 एक्सपेरिमेंट ने 166 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एक नया कॉस्मिक रे का प्रोटॉन स्पेक्ट्रम दिखाया, जबकि हम लोग मेजर कर रहे थे, मतलब एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे साइंटिस्ट, वो लोग मेजर कर रहे थे 50 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1 पेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की जितनी भी स्पेक्ट्रम थी सबको। ठीक है, अब बात करते हैं गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज फेज 3, इसी को ग्रेप्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रेप्स है उस या ग्रेप्स 3 है बेसिकली, इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है, तो डिज़ाइन किया गया है स्टडी करने के लिए कॉस्मिक रेज की। ठीक है, जो भी कॉस्मिक रेज होती हैं उनकी स्टडी करेगा। उसके साथ साथ ये जो एयर शॉर डिटेक्टर और लार्ज एरिया म्यूऑन डिटेक्टर भी लगा हुआ है। दोनों लोकेटेड कहाँ है, ऊटी इंडिया में, जो ऊटी स्थान है वहाँ पर ये आपका लोकेटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ओरिजिन, एक्सेलरेशन एंड प्रोपोगेशन हम लोग देखेंगे। 10,014 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कॉस्मिक से अधिक जब होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कॉस्मिक रेज गैलेक्सी में और गैलेक्सी के बाहर भी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ नी इन द एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कॉस्मिक वेव्स को भी, कॉस्मिक रेज को भी ये देखेगा। कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल होता है यूनिवर्स का। कहा जाता है कि कॉस्मोस से जुड़ाव, यानी कि जो भी आपके गॉड, अल्लाह या वाहेगुरु, जो भी मतलब हर धर्म में होते हैं, तो समझ लो कि भगवान से जुड़ा, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है कॉस्मिक रेज की। ठीक है, हमारे प्लैनेट में जो कॉन्स्टेंटली जो है बम्बार्डमेंट बाय देम, उनका बम्बार्डमेंट हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो सहता रहता है आउटर स्पेस से, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन एट ए कॉन्स्टेंट रेट। तो हमारा जो अर्थ है उस पर कॉन्स्टेंटली जो है कॉस्मिक रेज की बम्बार्डमेंट होती रहती है सारी दिशाओं से, irrespective of direction basically, they either into Earth's atmosphere and induce a shower of particle, वो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं और शार ऑफ पार्टिकल बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में टूट जाते हैं, जैसे प्रोटॉन, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि, और जो ट्रेवल करते हैं ग्राउंड तक लगभग लाइट की स्पीड से। ठीक है, तो इसके बारे में ही अध्ययन करने के लिए जो ग्रेप्स आपका एक्सपेरिमेंट है ग्रेप्स 3, उसको जो है डिज़ाइन किया गया है। बस ये याद रखिएगा, जो म्यूऑन डिटेक्टर और एयर शॉर डिटेक्टर है वो ऊटी में स्थित है। ठीक है, लास्ट हम लोग न्यूज़ आज की एक और पढ़ लेते हैं। लगभग 52-53 मिनट का लेक्चर हमने कर लिया है अभी। 18वीं न्यूज़ है हमारी डस्टेड अपोलो नाम की एक बटरफ्लाई के बारे में, जो कि स्पॉट की गई है हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है कि डस्टेड अपोलो कहाँ स्पॉट की गई है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो वो हिमाचल प्रदेश में जो है स्पॉट की गई है। ये शेड्यूल 2 में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और लद्दाख और वेस्ट नेपाल के बीच में ये पाई जाती है, लगभग 3500 से 4800 मीटर की हाइट पर इनर हिमालय में। ठीक है, तो काफ़ी ऊंचाई पर पाई जाती है आपके इनर हिमालय में, और पोचिंग का जो है बहुत थ्रेट होता है। अच्छे दाम मिलते हैं इस डस्टेड अपोलो तितली के। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या क्या न्यूज़ कवर करेंगे कल के लेक्चर में, या एक दिन का गैप करके लेक्चर रखते हैं बेसिकली, क्योंकि ये पूरा वीक उससे कवर हो जाएगा। देखते हैं किस तरह लेक्चर रख पाते हैं। तो अगर कल रखेंगे तो कल भी आपको पता चल जाएगा प्रीमियर लगाने पर, परसों रखेंगे तो परसों भी आपको पता चल जाएगा। कल हम लोग विप देखेंगे कि विप जो है बीसीपी ने इशू किया है, तो विप होता क्या है बेसिकली। दूसरा है आपका एक इंट्रांस प्रोग्राम है, वो क्या चीज़ है। फिर है डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के बारे में एक बात हुई है। ठीक है, ई नाम करके एक मार्केट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो किस प्रकार से ई नाम को फोकस किया जा रहा है। फिर मेकॉन्ग रिवर के बारे में कुछ चीज़ें हैं। कैंडिडा ऑर्सिस किस टाइप का एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फैल रहा है। फिर यहाँ पर चाइना से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। कॉर्बेट नेशनल या पार्क या टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जा रही है। हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। स्टिंगलेस बीज हैं कुछ, जो कि पेरू में उनको सेव करने के लिए स्टिंगलेस बीज के एक अभियान चलाया जा रहा है। अल्डब्रा रेल करके एक पक्षी है जो कि माना जा रहा है कि एक्सटिंक्ट हो चुका था बहुत साल पहले, फिर से इसका जो है इटरेटिव एवोल्यूशन के थ्रू फिर से ये देखा गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि एनआरएफ के बारे में कुछ बातें हम लोग, कुछ न्यूज़ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे।
फिर रूल ऑफ रीडिंग डाउन क्या होता है वो भी हम समझेंगे। देखिए रूल ऑफ रीडिंग डाउन हल्का सा बता देता हूँ। सपोज करिए कि किसी धारा के थ्रू किसी को सजा हो रही है, ठीक है। अगर वो अमूमन उस धारा को पढ़ने से वो व्यक्ति बच रहा है, ठीक, तो उसको रीडिंग डाउन नहीं करेंगे कि उसके अंदर घुस के उसके एक्सप्लेनेशन में उसके रेफरेंसेस को देख करके उसको ज़बरदस्ती का सज़ा दे दिया जाए, ठीक है। तो एक कोर्ट केस में जजमेंट आई है या इंस्ट्रक्शन आई है कह सकते हो, दिशा निर्देश आई है, डायरेक्शन कि कोर्ट ने कहा है कि जो चीज़ें आसानी से जब आप इंटरप्रेट कर सकते हो उस केसेस में डीप डाउन जाने का या रीडिंग डाउन जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा कि व्हेन अ कोर्ट काउंटर्स अ प्रोविजन दैट इफ इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स प्लान ए प्लेन एंड लिटरल मीनिंग माइट लीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू, द कोर्ट में ऑप्ट टू रीड डाउन। मतलब अगर कोई लीगल इशू होता है सामान्यतः पढ़ने में, तब हमें रीडिंग डाउन वाले फ्रेज में जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीडिंग डाउन इन्वॉल्व्स construing the language of the provision in a manner that a perfectly valid provision can't be read down just because it imposes harsher consequences। कि कुछ रीडिंग डाउन कर दूंगा मैं तो और हार्श इसके ऊपर कुछ चीज़ें आरोपित हो जाएंगी, इस कारण से रीडिंग डाउन नहीं किया जाता है। लोगों को थोड़ा सा कष्ट से बचाने के लिए रीडिंग डाउन करते हैं, और अगर जनरल मीनिंग या लिटरल मीनिंग समझ में आ रही है तो भी रीडिंग डाउन में नहीं जाते। फिर कोडेक्स कमेटी जो है स्पाइसेस और लेकर के हैं, ठीक है, कुलिनरी हर्ब्स को लेकर के हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं मैगजीन को, ठीक है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो भी अब इसमें थोड़े एडिट होने बाकी हैं, और लास्ट में हर बार की तरह हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वन लाइनर भी करते हुए जाएंगे कि एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि इस मैगजीन को बार बार रिवाइज कर पाओ, तो कम से कम इसमें वन लाइनर जो है वो पढ़ के आप लोग चले जाइए, वो भी जो है इक्वली ही काम करेगा लगभग। ऐसी कोशिश है इस तरह से बनाने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसका भी PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया है, ठीक है, मेरे साथ में, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस मैगजीन को सफल बनाने में, ठीक है। सबसे ज़्यादा योगदान आप लोगों का होगा, आप लोग बताओगे कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है। और जैसा कि आप किसी बंदे ने कल बताया कि इसमें यूपी स्पेशल भी इन्वॉल्व किया जाए, तो हमने उसके क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया था ऑलरेडी। तो कुछ आप लोग देखेंगे कि इसमें कुछ पेजेस यूपी स्पेशल के भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।